तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लेंस में। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th की जो सीरीज हमारी चल रही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, इसमें अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन कि मैटर क्या था, ठीक है ना, और उसके बारे में अलग अलग व्यूज इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन था वो क्या था, कि केमिकल्स आपस में कैसे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो दो मेन रूल हमारे पास हैं, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। पहला वाला जो हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस पे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास इसका दूसरा लॉ है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि यह कांस्टेंट प्रोपोर्शन है या डेफिनिट है। कांस्टेंट या डेफिनिट का मतलब क्या होता है, देखिए कांस्टेंट या डेफिनिट का मतलब यह होता है, डेफिनिट माने निश्चित और कांस्टेंट माने भी निश्चित। बात समझिएगा, डेफिनिट का मतलब क्या हुआ, निश्चित, फिक्स। वही मतलब हुआ यहां पे कांस्टेंट का भी। अब देखिए इसको सबसे पहले दिया किसने था, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को सबसे पहले दिया था जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने। शॉर्ट में इनको जोसेफ एल प्राउस्ट भी कहा जाता है। यह नाम आपको याद रखना है, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा इसे, यह नाम पूछा गया है कई बार, तो आप ये नाम नहीं भूलेंगे कि दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ लुइस प्राउस्ट, जिसको शॉर्ट में जोसेफ एल प्राउस्ट भी कहा जाता है। अच्छा देखिए, ये भी फ्रेंच केमिस्ट ही थे। ये भी क्या थे, फ्रेंच केमिस्ट, यानी कि फ्रांस के थे। अब इन्होंने कहा क्या, ये लॉ कहती क्या है, यह लॉ ये कहती है बेटा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हमारे पास दिया गया है, तो अगर कोई केमिकल कंपाउंड है तो निश्चित रूप से वह किससे मिलकर बना होगा, बहुत सारे एलिमेंट से, ठीक है। अगर कोई केमिकल कंपाउंड दिया गया है तो वह केमिकल कंपाउंड किससे मिलकर बना होगा, ऑब्वियसली एलिमेंट से मिलकर बना होगा, है कि नहीं है। उसी तरह से केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, और वो किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी कि उनका जो मास रेशियो होता है, अभी आप समझेंगे मास रेशियो का मतलब क्या है। उनका मास रेशियो जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है और वो बदल नहीं सकता। किस रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखा गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वह किस सोर्स से लिए गए हैं या फिर उनको बनाया कैसे गया है। इस बात पे जरा भी ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि प्योर वाटर है हमारे पास, शुद्ध पानी, ठीक है। शुद्ध पानी का मतलब आप समझते होंगे, कम से कम जो पीने लायक है। प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर, अगर कोई प्योर वाटर आप गेन किए हैं, चाहे वो प्योर वाटर आप नदी से पाए हो, सी से मिला हो, कुएं से मिला हो, टोटी से मिला हो, मतलब कहीं का पानी हो, थूके हो तब भी ठीक है, कहीं का पानी हो, डज नॉट मैटर, ठीक है ना। आप कुल्ला करके हम ऐसे थूक देंगे तो वो भी पानी, मतलब कहीं से भी अगर आप पानी ऑब्टेन करते हैं तो उसका जो ऑलवेज है वो फिक्स्ड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड। भाई पानी का सूत्र तो H2A ही होता है, तो पानी का जो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, यह रेशियो हमेशा 1:8 ही मिलेगा, वो बदलेगा नहीं। आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे हमारे पास H2O है, तो H2O मतलब क्या, H2O का अगर आप रेशियो बनाए तो क्या होगा, H2 रेशियो O, मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया बेटा H2/O। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1U इंटू कितना है यहां पे, क्योंकि ये 2 है तो 1U/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 16। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/16
आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 1/8। आप इसका रेशियो बनाएंगे तो ये ऑलवेज आपको 1:8 ही मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब आप पानी को कहीं से गेन करो, ठीक है ना, चाहे आप रिवर से गेन करिए, चाहे आप सी से गेन करिए, चाहे आप जो है कुएं से गेन करिए, कहीं से भी आप गेन करेंगे तो ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके बेटा जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल मिला हुआ है, यह वाटर मॉलिक्यूल हमेशा और हमेशा बाई मास में इसका रेशियो कितना होगा 1:8 ही होगा और यह बदल नहीं सकता। यही है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब आपके सोर्सेस अलग हो सकते हैं लेकिन सोर्सेस के थ्रू जो चीज हमको मिल रही है उसका रेशियो बाई मास अलग नहीं हो सकता। अब देखिए थोड़ा मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि जोसेफ एल प्राउस्ट ने इसको मतलब किया कैसे था। उन्होंने कॉपर का लिया एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम था कॉपर कार्बोनेट और वहां से उन्होंने जब देखा था मतलब एक नेचुरल सोर्स लिया था और एक आर्टिफिशियल, और दोनों का जब उन्होंने रेशियो और प्रोपोर्शन चेक किया तो उन्हें वो फिक्स मिला। तो यहीं से इसका जन्म हुआ, ठीक है ना। एक क्विक रिवीजन करते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कहा जाता है। पहली बात, इस लॉ को किसने दिया? जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने, जिसको शॉर्ट में जोसेफ एल प्राउस्ट भी कहा जाता है। यह एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इनके नियम के हिसाब से यह कहा जाता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होते हैं निश्चित रूप से वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और यह जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं यह मास के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चाहे वो किसी भी सोर्स से लिए गए हों या फिर उनको अलग अलग तरीके से बनाया गया हो। अब तरीके पे अभी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। अलग अलग तरीके से उसे बनाया गया हो और जब उसे अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा तो जो चीज वो मिलेगी हमारे पास वो क्या होगा? उसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। जैसे पहली चीज आप समझिए, सोर्सेस पे पहले मैं बात करूंगा। यहां पे सोर्सेस पे ध्यान दीजिए। जैसे हमने लिया पानी, प्योर वाटर लिया। सोर्सेस क्या है? रिवर है, सी है, वेल है, टैप वाटर है, कुछ भी वाटर है, कहीं से भी लिया आपने, अलग अलग सोर्सेस से लिया। लेकिन इसका रेशियो बेटा आप इस तरह से कैलकुलेट करके निकालेंगे, हर स्थिति में ये क्या होगा? 1:8 ही आएगा। क्लियर हुआ? अभी हम बात करेंगे इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, वेल आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद बेटा देखो, एक चीज हमने पढ़ा था कि सोर्सेस के बेसिस पे, तो सोर्सेस में क्या था? पानी का सोर्स था। पानी हम कहां कहां से लिए थे? तालाब से ले लीजिए, कुआं से ले लीजिए, नल से ले लीजिए। समझ में आ रही है बात? जहां से भी ले लो भाई, ठीक है ना, डज नॉट मैटर। आप कहीं से भी लेंगे तो वाटर का रेशियो फिक्स होगा। अब दूसरी जो चीज हमारे पास है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अर्थात बनाने के तरीके। देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के कितने तरीके हमारे पास हैं? आप कोयला जलाइए, बर्निंग ऑफ कोयला जलाएंगे, CO2 निकलेगा। एक प्रिपरेशन हो गया, फर्स्ट दे दीजिए इसको। सेकेंडली क्या है? हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट अगर कहीं बर्न है, कर रहा है, जल रहा है, तो यह भी 100% क्या करेगा? CO2 निकालेगा, गारंटी है निकालेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल से भी क्या होता है? जो धुआं निकलता है उसमें भी CO2 आपका होता है। एक्सहेल, ऐसे देखिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जिंदा है तो सांस छोड़िए, जरूर साबित करिए, एक बार करके चेक कर लीजिए आप जिंदा है कि नहीं। सॉरी, ठीक है, एक बार प्रूफ करो यार, जिंदा हो भाई, एकदम मतलब हो जिंदा, ठीक है ना। तो जिंदा हो तो ऐसे सांस लो, सांस छोड़िए। अब आपने सांस छोड़ा तो कौन सी गैस निकली? CO2 निकला। कौन सा गैस निकला? CO2 निकला। ऑक्सीजन निकलेगा तो जल जाएगा, ठीक है ना, आप राक्षस बन जाएंगे।
सॉरी, ठीक है। आप ऐसे सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक्सेल करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। अब देखो यार सोर्सेस पे ध्यान दो, हमारे पास सोर्सेस क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जला है कि नहीं। अब उसमें क्या है, बीड़ी जलाइए, मतलब बीड़ी टाइप का नहीं जलाना है, कोयला जलाना है, तो कोयला जलाइए। CaCO2 लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको गर्म करिए, एक्सेल करिए, सांस छोड़िए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट देखिए, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं CO2 के। लेकिन कहीं से भी जब आपका निकलेगा तो निकलेगा क्या, एज ए रिजल्ट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला है, अगर आप इसका रेशियो बाय मास चेक करेंगे तो CO2 मतलब क्या, C/O2। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12U, और ये कितना हो जाएगा 16 × 2, तो ये 12/32। लगाओ मैथमेटिक्स और काट दो इसको, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 4/32। क्या मल्टीप्लीकेशन है, नहीं डिवीजन है, सॉरी, क्या डिवीजन है, शानदार। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:8। मतलब क्या है ओवरऑल भाई, कोयला जला के देख लो CO2, तब भी रेशियो यही आएगा। लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, उसको आप गर्म करके देख लीजिए, CO2 मिलेगा, उसका भी रेशियो यही होगा। सांस छोड़ के देखिए, जिंदा है तो सांस छोड़िए, जो CO2 बाहर निकलेगा उसका भी रेशियो यही होगा। ऑटोमोबाइल से भी CO2 निकल रहा है, उसका भी रेशियो यही होगा। मतलब ओवरऑल ये है बेटा कि रेशियो बाय मास बदलने वाला नहीं है, चाहे इसको प्रिपेयर करने के तरीके बहुत सारे हों, बस ये तात्पर्य है, ये होप है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा तो भाई थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए, थोड़ा सा एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, मतलब थोड़ा और जैसे कुछ और भी किसी कंटेंट में, 9th में कोई ऐसा पॉइंट केमिस्ट्री में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं श्योर उस पर देखूंगा और मैं ध्यान दूंगा पर्सनली, और उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा जरूर, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करिए, पहले इसको नोट करिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। हाँ एक बात और, रील्स की तरह नहीं देखना है, पेन कॉपी लेकर के इज्जत से बैठिए, अच्छे छात्रों की तरह से, ठीक है ना। चाय पानी कुछ रख लो बगल में, मारते रहना, और उसके बाद से इसका नोट्स बनाते रहो बेटा, जो भी आपको लिखना है ना। रजाई में ऐसे बैठ के ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, उसको नोट्स बना के लिखना है, बनाएंगे मजा आएगा, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपका न्यूमेरिकल करवाता हूं, ठीक है बेटा। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन से, ध्यान से देखिए सवाल क्या कह रहा है हमारे पास। कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। कॉपर ऑक्साइड को 2 अलग अलग तरीके से बनाया गया, ठीक। इन वन केस, पहले केस में 1.75 ग्राम ऑफ मेटल गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। पहले केस में क्या हुआ कि 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, 1.75 ग्राम मेटल ने क्या किया, 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड को दिया। और ऑक्साइड क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड होगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ये सिंपल मतलब मेटल का ऑक्साइड होगा। सेकेंड केस में क्या है, 1.14 ग्राम ऑफ मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। तो बताइए कि यह जो डेटा आपके पास दिया गया है, दिस इलस्ट्रेट, ये वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। कैसे वेरीफाई करेंगे हम, देखिए आप चूंकि इसमें 2 केस है तो दोनों केस को अलग अलग लिख लीजिएगा। आप इसको लिख लीजिएगा कि इन केस फर्स्ट केस में क्या था, मास ऑफ मेटल, मेटल माने कौन, कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर कितना है बेटा 1.75 ग्राम दिया है हमारे पास, ठीक है भाई। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, कितना है 2.19 ग्राम। उसके बाद क्या कह रहा है, तो ऑक्सीजन का आप निकाल लीजिए वेट, ऑक्सीजन का वेट आप निकाल लीजिए। आप थोड़ा एक बात ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा मैं रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा छोटा पड़ेगा पर आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा कि कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया है, यही कहानी है यहां पे।
तो ये हो गया कॉपर यानी कि मेटल, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया मेटल का ऑक्साइड। तो हुआ क्या कि मास ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है तो क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड में से क्या करिए आप, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकाल दीजिए, बचेगा ऑक्सीजन। सिंपल सा लॉजिक है। इस रिएक्शन को एक बार देख लीजिए कि कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। तो आपको करना क्या है कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर के ऑक्साइड में से कॉपर को आप निकाल दो, बचेगा यहीं पे। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बना कॉपर ऑक्साइड, इसमें से आप इसको निकाल देंगे तो यही तो बचेगा ना, बस। तो आपको करना क्या है कि 2.19 ग्राम में से आप 1.75 ग्राम को घटाएंगे तो 0.44 ग्राम बेटा आपका आएगा। अब इसका आप रेशियो निकाल दीजिए कि रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो आप निकालिए। तो मास ऑफ कॉपर बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का रेशियो बनाएंगे 1.75 ग्राम रेशियो 0.44 ग्राम जो आपका यहाँ पे आया है, और ये मास ऑफ कॉपर है। सॉल्व करेंगे, अब चूंकि दोनों पे क्या है, एक एक अंक पे डेसिमल है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बट बचेगा क्या 175 ग्राम रेशियो 44 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.977 के आसपास ये आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। थोड़ी और बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन हम लोग 3 तक ले लेंगे, काफ़ी है हमारे पास, काम चल जाएगा। और 44 से डिवाइड करेंगे तो इतना रेशियो, इतना यानी 3.977 रेशियो 1 आपको मिलेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितना आएगा हमारे पास, 4:1। ये पहला केस है। दूसरे केस में देखिए क्या है, तो हम कहेंगे इन सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, मास ऑफ कॉपर कितना है 1.14 ग्राम, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.43 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, जो यहां हुआ है वही चीज यहां भी हुई है। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड में से क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर को घटा देंगे, आपके पास कितना आएगा 0.29 ग्राम आएगा, ठीक है ना। नाउ रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन निकालेंगे तो मास ऑफ कॉपर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.14 ग्राम रेशियो 0.29 ग्राम। सॉल्व कर देंगे, फिर वही कहानी यहाँ भी है, 2 अंक पे यहाँ पे भी डेसिमल है, कैंसिल आउट कर देंगे। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.931 और रेशियो 1 आपका आएगा। इसको भी आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो लगभग आपकी वैल्यू इसमें भी कितनी आएगी 4:1। अब देखने की बात क्या है कि पहले केस में भी हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आया, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या मिला 4:1 मिला। दूसरे केस में भी हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिला वो क्या मिला हमको 4:1 का ही मिला। तो क्योंकि इस एबव कैलकुलेशन से हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन का है जो मतलब इस केस में कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दोनों केसेस में वो कितना है, सेम है, जो कितना है लगभग 4:1 का है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बेटा, अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन का नियम, ठीक है ना। डाल्टन लॉ को हम लोग देखेंगे और उसकी मेरिट्स हैं और उसकी डिमेरिट्स हैं। तो डाल्टन लॉ और उसकी मेरिट्स हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो उनकी डिमेरिट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि डिमेरिट्स में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है तो उसको थोड़ा अलग से पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है बेटा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए और पेन पेपर लेके आराम से, फिर डाल्टन और उसकी मेरिट को आज देखा जाएगा, ठीक है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपने उसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद डाल्टन साहब आए और डाल्टन ने अपनी थियरी दी एटम्स के बारे में। देखिए, बड़ा बुराई करते हैं लोग डाल्टन के एटॉमिक थियरी में कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी चीज़ में कमी निकालना, उसकी बुराई बताना अच्छी बात है, बताना चाहिए।
लेकिन पहली बार बनाना, पहली बार सोचिए जब किसी ने रसगुल्ला बनाया होगा तो क्या सोचा होगा? अब मिलेगा तो नहीं अभी खाने को ठीक है। पहली बार स्वेटर कैसे बुना गया होगा, क्या आइडिया आया होगा दिमाग में, मतलब सोच के मन घबरा जाता है कि क्या आइडिया आया होगा कि स्वेटर लेना है, सलाई से ऐसे 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 करना है। हम लोग तो वो भी नहीं कर पाएंगे, औरतें ही करती हैं, है ना। लड़कियां खुश हो रही होंगी इसको देख करके कि हम लोगों का मतलब वो हो रहा है। भाई है भी आप लोगों में ये, पता नहीं कैसे, हम तो बैठे रहते हैं देखते हैं ऐसे ऐसे करती रहती हैं और स्वेटर बुन देती हैं। तो पहली बार क्या कॉन्सेप्ट आया होगा, स्वेटर पे डिजाइन बन जाता है। अब प्रभु जी जाना कैसे, हम तो मालूम नहीं है हमको। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि डाल्टन की कमी मत निकालिए। आप देखिए कि उनके सारे नियम गलत नहीं हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी अच्छी बताई हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन की एटॉमिक थियरी देखिए, जो अर्ली आइडियाज थे मैटर के, दैट वेयर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो आइडिया महर्षि कणाद ने दिया, जो आइडिया मैटर के बारे में ल्यूसिपस डेमोक्रिटस ने दिया, जो आइडिया पकुधा कात्यायामा ने दिया, या जो कुछ भी अलग अलग आइडियाज दिया गया आज से 400-500 बीसी पहले, ठीक है, वो जितने भी आइडियाज थे दैट वेयर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, वो सब के सब क्या थे, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं थे। वो किस पर बेस्ड थे, स्पेकुलेशंस पे थे। स्पेकुलेशंस का मतलब क्या होता है, अनुमान। केवल एक अनुमान लगाया गया था कि ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। ये बात केवल एक अनुमान पे बताई गई थी, यानी मैटर के बारे में जो कुछ भी बताया गया कि भाई मैटर होता है ना, और वो उसको डिवाइड करते जाएंगे, एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो डिवाइड नहीं होगा, इनडिविजिबल मिलेगा, इनडिविजिबल पार्टिकल्स मिलेंगे। तो वो केवल क्या था, एक अनुमान था। एटम का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, बॉयल ने, रॉबर्ट बॉयल ने, और बाद में न्यूटन महाराज ने। ये पीछा नहीं छोड़ने वाले ठीक है ना। बच्चे मनाते हैं कि वो पेड़ क्यों नहीं गिर गया न्यूटन के ऊपर, मर गए होते, बवाल खत्म। एक बात बताएं आपको, एक थॉट है न्यूटन के बारे में कि जब प्राकृतिक घटनाएं होने लगी और ये हुआ कि लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कॉन्सेप्ट, तो प्रकृति ने कहा कि अगर आपको मेरी थियरी, मेरी जो आसपास होने वाली घटनाएं हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको न्यूटन दे रही हूं जो हर बात को सॉल्व कर देगा। और न्यूटन ने क्या दिया है, वो मैथ में साली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिया है। उन्होंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दिया, और वो सबसे टफ पोर्शन होता है। खैर मैं तो बायो से हूं, दूर रहिए उससे। तो न्यूटन ने यहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है, और न्यूटन ने भी एटम के अस्तित्व को स्वीकार किया। उनकी एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम की बुक में, प्रिंसिपिया न्यूटन की लिखी हुई किताब है, प्रिंसिपिया नाम की बुक में उन्होंने एटम के अस्तित्व को स्वीकार किया, और बॉयल ने भी इस बात को स्वीकार किया था। इसके बाद देखिए, तो जो पहला साइंटिफिक स्केल था एटम के बारे में, उस पहले साइंटिफिक स्केल को किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। तो देखो, पहला प्रयास बेटा बहुत बड़ी बात होती है। आदमी एक एक कदम चढ़ते चढ़ते सीढ़ी पे चढ़ जाता है। वैष्णो माता गए हैं ना, या फिर कहीं भी सीढ़ी, घर में सीढ़ी चढ़ते होंगे, तिन्नी तिन्नी ऐसे, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आदमी कहां पहुंच जाता है, लेकिन पहली सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आई बात? पहली तारीख के बाद फिर 31 तारीख आ जाता है, पहली तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन डाल्टन बहुत बड़ा काम किया, एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक स्केल दिया एटम के बारे में। और किस रूप में दिया, तो इन द फॉर्म ऑफ ए थियरी, एक थियरी के रूप में दिया। और इस थियरी को उनके नाम के ऑनर में, ठीक है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी दिया गया। क्या कहा गया, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। आप भी कोई एक जो है थियरी दीजिए, मान लीजिए आपका नाम खुशी है, तो क्या होगा, खुशीज एटॉमिक थियरी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? आपका नाम मोहन है तो आप भी कोई थियरी दीजिए, आपके नाम पर आएगा मोहन्स थियरी, है ना।
ऐसे ऐसे कुछ भी थियरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है ना, और इनके पोस्टुलेट क्या है, यानी कि दोनों पोस्टुलेट क्या मतलब क्या हुआ, जैसे किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद जो बातें लिखी जाती हैं वास्तव में उसी को पोस्टुलेट क्या कहा जाता है। पोस्टुलेट का मतलब क्या है, मेन पॉइंट्स कुछ और। पोस्टुलेट का मतलब हुआ कि आपने किसी चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा और एक्सपेरिमेंटली देखने के बाद या साइंटिफिकली देखने के बाद आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया शब्दों के रूप में, दैट कम्स अंडर द कंसिडरेशन ऑफ पोस्टुलेट्स। उन चीजों को क्या कहा जाता है, पोस्टुलेट्स कहा जाता है। और मेन पोस्टुलेट क्या था इनका, पहला कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैटर जो भी हमारे पास दिया गया है, ठीक है, कोई भी मैटर जो होता है वो फर्दर आगे चल करके बहुत छोटे छोटे, अगर ये हमारे पास मैटर है तो यह मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। यही गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अच्छा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। अब हम ये थोड़े कहेंगे कि नोकिया 3315 जो अपने जमाने में मोटका लड़वा आता था, जिससे अब बतिया भी लीजिए 4 बार मार भी कर लीजिए, तो वो फोन जो आया था ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें रिंगटोन बजता था, क्या वो गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था, अपने जमाने में वो बिल्कुल सही था। टाइम बीता, आज गैलेक्सी फैलेक्सी पता नहीं क्या 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 चलता है, आईफोन चलता है। तो आईफोन अभी ठीक है, सबके पास आईफोन है, या नहीं भी आईफोन है तो आपके पास एंड्रॉयड फोन है। तो एंड्रॉयड फोन बढ़िया है, वो फोन खराब था? बिल्कुल नहीं था। अपने जमाने में वो भी हीरो था, लोग रिंगटोन बना के टीटी सुनते थे, वही मजा था। रिंगटोन सुनते थे, उसमें मजा आता था। सांप सीढ़ी खेलते थे तो वो भी गेम सही था। सांप ऐसे घुमा घुमा के खेलते थे, वो भी एक गेम था, वो अपने जमाने में सही था। आजकल लोग कौन गेम खेलते हैं, गोली मारते हैं, डेथ टारगेट, और कौन गेम बैन हुआ था पता नहीं, देखिए हमको नाम नहीं याद आ रहा उसका, है ना, फ्री फायर, ठीक है, तो वो भी अपने जमाने में सही है। तो डाल्टन गलत नहीं थे। जो उनके टाइम में जो भी ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने कहा था कि भाई एटम डिवाइड नहीं हो सकते, और which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। और देखिएगा यह जो लाइन उन्होंने लिखी है कि which can neither be created nor destroyed, किसी केमिकल रिएक्शंस में एटम न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। आपको बता दें यह जो है किसका पार्ट है पता है, यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी पे तो बना है, कहीं अलग से तो नहीं कहा गया है। आप याद करिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि किसी भी फिजिकल या किसी भी केमिकल चेंज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में न ही कुछ पुराना नष्ट होता है और न ही कुछ नया बनता है। द टोटल मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये इनके रूल्स हैं। और हाँ, इनको भूलिएगा मत, बड़े स्पेशल टाइप के आदमी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्विक करते हैं हम लोग काम। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, अर्ली आइडिया मैटर के केवल किस पे थे, स्पेकुलेशन पे थे, अनुमान पे थे, तो वो बहुत अच्छे से उसको नहीं माना गया। बाद में एटम के एग्जिस्टेंस को सबसे पहले बॉयल और न्यूटन ने एक्सेप्ट किया इनकी बुक प्रिंसिपिया में। उसके बाद पहला साइंटिफिक स्केल एटम के बारे में किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया, ठीक है ना, और उन्हीं के नाम के ऑनर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। इनके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं कई हैं, अभी हम लोग उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, एटम कहते हैं। और एटम जो होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, जो न तो क्रिएट किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। ओके, तो आपने आई होप इनके 2 लॉ को लिख लिया होगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, फिर से थोड़ा ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है और उसके एटम है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है,
कोई एलिमेंट क्या होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन, उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा बराबर होगी। यानी अगर उनके सेम टाइप के हैं तो उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो ही नहीं सकती। हालांकि ये बात आइसोटोप्स की खोज के बाद में गलत हो गया, ये डिमेरिट में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये पहले हम लोगों को मेरिट पढ़नी है इनकी। उन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी दिए हुए एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा एक जैसी होती है। फिर उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग अगर एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मासेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। आइसोबार की खोज के बाद यह भी गलत हो गया, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग गलत पे बाद में बात करेंगे। अलग अलग अगर हमारे पास एलिमेंट हैं तो उनके जो एटम हैं उनके मासेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भाई अलग होनी भी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है छोड़ेगी नहीं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, अलग अलग अगर हमारे पास एलिमेंट हैं तो उनके मासेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन ए फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, बिल्कुल सही है। जैसे H2O का एग्जांपल अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, देखो ये कुछ और एलिमेंट है, ये कुछ और एलिमेंट है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों आपस में क्या करते हैं, एक होल नंबर रेशियो जैसे 1:8 में ये कंबाइन होता है, तो कंबाइन होकर क्या करते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं। जैसे वाटर यहाँ पे एक कंपाउंड हमारे पास बना हुआ। तो ये बिल्कुल सही भी है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वह एक सिंपल होल नंबर रेशियो, और वो फिक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, फिक्स होल नंबर रेशियो में क्या करते हैं, वह एक कंपाउंड बनाते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर ऑलवेज सेम इन ए गिवन कंपाउंड, यानी कि किसी भी दिए हुए कंपाउंड में जो उनकी संख्या होती है और जो एटम्स के प्रकार होते हैं, जो उनके काइंड्स होते हैं, वो भी हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है ना। एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्या कहा उन्होंने कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी दिए हुए एलिमेंट का के जो एटम्स होते हैं वो मास और केमिकल प्रॉपर्टी में एक जैसे होते हैं। अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और मास अलग अलग होंगे। एटम्स जब होंगे अलग अलग एलिमेंट के तो वो आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, और वो क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे H2O, CO2 एटसेट्रा। रिलेटिव नंबर और जो काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो आपस में किसी भी कंपाउंड के अंदर सेम होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। इसके बाद एटलीस्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं। इनमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, अच्छाई थी भाई। पहले अच्छाई क्या थी कि उन्होंने ही एक आइडिया दिया, जिस आइडिया की वजह से एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएशन किया जा सका। ध्यान से समझिए। उसके बाद इनके लॉ ने, ये जो कुछ भी इन्होंने दिया, इसने प्रभावित नहीं किया या अपोज नहीं किया। किस चीज का अपोज नहीं किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अपोज नहीं किया, उसको सपोर्ट किया। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को क्या किया, सपोर्ट किया, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ठीक है ना, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मे भी थोड़ा अगर लंबा वीडियो हो गया हो, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, ये बहुत जरूरी था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अपना प्यार देने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, अपने क्लासमेट्स को भेजिए, ठीक है ना। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। इनकी डिमेरिट्स, अब इनकी बुराई की जाएगी, क्या क्या कमी थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बुराई की जाएगी कि भैया आप ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे, ठीक है ना। तो अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दीजिए। ओके, गुड बाय।